हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना 12th का सिलेबस करने जा रहे हैं। ठीक है, सिलेबस को पढ़ने से पहले हम जल्दी कुछ डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो बेसिकली हमारे क्या पास आई है, एक चेंज आई है। ठीक है, तो हमारे पास कुछ चेंजेस आई हैं सिलेबस में। ठीक है, वो चेंजेस क्या हैं और ये क्यों आई हैं, क्योंकि आपको सबको पता है कि कोविड के कारण क्या हुआ है। जो हमारा सीबीएसई है, ठीक है, उस सीबीएसई ने क्या किया, जो सिलेबस में हमारी चेंजेस लाई हैं। ठीक है, अब वो जो चेंजेस क्या हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, अब वो चेंजेस क्या हैं, वो कैसे हम पता चलेगा। हम क्या करते हैं, हम दो सिस्टम को यहाँ पे लिखते हैं। एक हम लिखते हैं न्यू सिस्टम और लिखते हैं ओल्ड सिस्टम। ठीक है, न्यू सिस्टम वो सिस्टम है जो कोविड के कारण आया है। ठीक है, जो एट प्रेजेंट जो इस बार का पेपर होगा वो न्यू सिस्टम पे बेस्ड रहेगा, और जो पहला पेपर होता था हमारा बोर्ड एग्जाम्स का, वो हमारा ओल्ड सिस्टम पे बेस्ड रहता था। ठीक है, अब हम बात करते हैं ओल्ड सिस्टम और न्यू सिस्टम में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं ओल्ड सिस्टम की। तो ओल्ड सिस्टम में क्या होता था, जो हमारा जो पेपर होता था फिजिक्स का, वो पेपर क्या कितने होते थे, एक ही पेपर होता था। बट यहाँ पे न्यू सिस्टम में जनरली जो हमारे पेपर होंगे, वो हमारा फिजिक्स का एक पेपर नहीं होगा बल्कि दो पेपर होंगे। ठीक है, कौन से दो होंगे, एक होगा हमारा टर्म 1 पेपर, ठीक है, और दूसरा होगा टर्म 2 पेपर। ठीक है, अब हम दूसरी बात, जो पहली बात तो होगी पेपर की, पेपर कितने होंगे, पहले एक पेपर होता था, अब पेपर होंगे दो। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेबस की। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि जो सिलेबस चेंज हुआ है तो उसमें चेंजेस क्या आई हैं। तो चेंज ये हुआ है सिलेबस कि जो हमारा पहले क्या होता था, जो पूरा जो हमारा ओल्ड सिस्टम में क्या होता था कि जो हमारा जो सिलेबस होता था वो बेसिकली हम उसको होल सिलेबस को एक ही बार पढ़ते थे और उसका एक ही पेपर देते थे। ठीक है, बट इस बार न्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या है, जो हमारा जो सिलेबस है, जो चेंज क्या आया सिलेबस में कि जो सिलेबस को 50-50% करके डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, हम 50-50 नहीं बोल सकते, बल्कि हम इसको बोल सकते हैं यहाँ पे 40-60 कर दिया गया। ठीक है, 40-60 का मतलब क्या हुआ कि जो 40% सिलेबस है उसको हमने टर्म 1 पे इंक्लूड कर लिया, और जो हमारा 60% सिलेबस है वो हमारा टर्म 2 में इंक्लूड कर लिया न्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जो टर्म 1 का सिलेबस है वो कंपैरेटिवली कम है एज़ कम्पेयर टू द टर्म 2 सिलेबस। ठीक है, अब कितना कम है वो डिस्कस करते हैं। तीसरा पॉइंट आता था हमारा यहाँ पे डिस्कस करने वाला पॉइंट आता है, वो है बेसिकली चैप्टर्स। अब हम बोलेंगे कि अगर सिलेबस चेंज हुआ है तो इसका क्या मतलब है कि चैप्टर भी चेंज हुए हैं, या जो नंबर ऑफ चैप्टर्स हमने फ़र्क पड़ा है, तो नहीं। तो तीसरा पॉइंट है हमारा नंबर ऑफ चैप्टर्स। अब जो नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं यहाँ पे वो क्या है, चैप्टर्स नहीं बोलेंगे, इनको हम यूनिट्स बोल सकते हैं। नंबर ऑफ यूनिट्स, न्यू सिस्टम में कितने यूनिट्स हैं, 9 यूनिट्स हैं। और जो ओल्ड सिस्टम था हमारा, जो हमारा पहला सिस्टम था, उसमें भी जनरली जो पूरे सिलेबस में टोटल कितने 9 यूनिट्स होते थे। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे डिफरेंस ये है कि जो टोटल यूनिट्स हैं जो हमारे, उन यूनिट्स को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। यहाँ पे क्या करते थे, हमें 9 के 9 यूनिट्स हमने क्या करने थे, ऑल टुगेदर पढ़ने थे। ठीक है, हम एक साथ ही हम क्या करते थे, 9 चैप्टर को हम पढ़ते थे, उसके बाद हमारा एक कंबाइन पेपर होता था। ठीक है, बट इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे पास टोटल यूनिट्स हैं उन टोटल यूनिट्स को हमने कैटेगराइज कर दिया है कितने, दो हिस्सों में। ठीक है, एक आ गया टर्म 1 और एक टर्म 2। अब टर्म 1 में हम क्या करेंगे, न्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग जो टर्म 1 पे कितने यूनिट्स, जो हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स, हम नंबर ऑफ यूनिट्स यूज़ करेंगे वो कितने पढ़ेंगे, हम यहाँ पे 4 यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो 4 यूनिट्स हैं फिजिक्स के वो हम पढ़ेंगे टर्म 1 पे। ठीक है, और रिमेनिंग जो हमारे 5 यूनिट्स हैं वो हम पढ़ेंगे टर्म 2 में। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि 4 यूनिट आ गए टर्म 1 पे और टर्म 2 में आगे 5 यूनिट। अब ये कौन से हैं ये बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है, बट यहाँ से हमें आइडिया मिल गया कि जो टर्म 1 है इसमें जो हमारा जो सिलेबस है वो कम से क्या होगा, कम होगा एज़ कम्पेयर टू जो टर्म 2 है, जो इसका सिलेबस क्या होगा, मोर। ठीक है, तो जनरली चौथा पॉइंट होता है कि जो हमारा पेपर है उसका टाइम, कि किस मंथ में जो हमारा पेपर होता है। ठीक है, न्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग जो आपका पेपर होगा वो 2 बार होगा। ठीक है, एक होगा आपका नवंबर-दिसंबर में, ठीक है, जिसको हम टर्म 1 बोलेंगे। ठीक है, और जो दूसरा होगा वो आपका होगा मार्च-अप्रैल में। और यहाँ पे जो हमारा पेपर होता था उसका जो टाइम होता था वो क्या रहता था, यहाँ पे फिक्स टाइम रहता था, ये हमारा रहता था आपका ऑलमोस्ट मार्च में रहता था, हम बोल सकते हैं। ठीक है, मार्च में बोल सकते हैं, एंडिंग फेब में हमारा पेपर स्टार्ट हो जाता था। बट कोविड के कारण क्या हुआ, नए सिस्टम के अकॉर्डिंग अब जो हमारा पेपर रहेगा वो हमारे पेपर 2 रहेंगे। एक तो होगा नवंबर-दिसंबर में, एक होगा आपका
मार्च अप्रैल में, ठीक है। मार्च अप्रैल का मतलब कि मार्च में हो सकता है, अप्रैल में भी हो सकता है, ठीक है। क्लियरली यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि टर्म 1 और जो टर्म 1 और टर्म 2 के जो पेपर है, इसमें देखो ये नवंबर है, ये मार्च है, इसमें भी लगभग 4 मंथ्स का हमें टाइम मिल जाएगा, ठीक है। और आपको क्या करना है, ये जो 4 मंथ्स हैं, इन 4 मंथ्स में आपको कितने यूनिट्स करने हैं, आपको 5 यूनिट्स करने हैं, ठीक है। और अभी तक जो आपका पेपर होगा मोस्ट प्रोबेबली आपका नवंबर या दिसंबर में हो जाएगा। तो इस पेपर में बेसिकली क्या आएंगे, 4 यूनिट्स आएंगे। तो हमें 5 यूनिट्स करने के लिए जो सेकंड टर्म के लिए हमारा जो पेपर होगा, हमारे पास कितने लगभग 4 महीने होंगे। इस 4 महीने में आपने क्या करना है, आपने ये 5 यूनिट्स को कंप्लीट भी करना है और रिवाइज भी करना है। फॉर द टाइमिंग आपको 4 यूनिट्स यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा मार्क्स का, 5वां पॉइंट आता है हमारा मार्क्स का। अब जो मार्क्स हैं, जो पहले क्या होता था कि जो हमारा ओल्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग जो हमारे टोटल मार्क्स होते थे पेपर के, जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स हो गए पेपर के, वो कितने होते थे, 70। तो 70 ऑलमोस्ट, ऐसे तो बेसिकली 100 मार्क्स का पेपर होता है फिर जो हमारा रिजल्ट बनता है, लेकिन उसमें 70 जो होते हैं वो थ्योरी के होते थे पहले, ठीक है। और 30 जो होते थे वो आपके प्रैक्टिकल्स के, एक्सपेरिमेंट्स के होते थे, ठीक है। इसके बारे में डिस्कस हम नहीं करेंगे इस वीडियो में, हम सिर्फ थ्योरी के बात करते हैं। तो ये 70 मार्क्स का जो क्या होती थी, बेसिकली हमारा थ्योरी का पेपर होता था और ये एक ही पेपर लेते थे। बट अब यहाँ पे मार्क्स के क्या होगा, पेपर क्या होंगे, 2 होंगे। एक टर्म 1 होगा, एक टर्म 1 का पेपर होगा, एक दूसरा टर्म 2 का पेपर होगा, ठीक है। अब जो मार्क्स होंगे वो कैसे कैटेगराइज किए हैं, ये इंपॉर्टेंट, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो टर्म 1 का हमारा एग्ज़ाम होगा वो बेसिकली 35 मार्क्स का होगा, ठीक है। और जो टर्म 2 का होगा वो भी क्या होगा, 35 मार्क्स का होगा। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि इस बार भी जनरली क्या होगा, 70 नंबर का ही पेपर होगा जैसे पुराने पहले बार की तरह। बट यहाँ पे क्या होगा, 35-35 करके हमारा पेपर होगा। अब जो ये 35 मार्क्स हैं, अब ये 35 मार्क्स का जो पेपर होगा, अब कौन सा ऑब्जेक्टिव होगा, कौन सा सब्जेक्टिव होगा, ये हम इसको आगे जाके डिस्कस करते हैं। बट फॉर द टाइमिंग हमें पता चल गया कि इस बार कोविड के कारण क्या होगा, जो हमारे टोटल मार्क्स हैं वो बेसिकली डिवाइड कर दिए जाएंगे 35 ईच में, ठीक है। तो 35 नंबर के हमारे पास 2 पेपर होंगे, ठीक है। तो ये हमारी बेसिक कुछ डिफरेंस थे हमारे, ठीक है, जो हमारा न्यू सिस्टम जो है पेपर का लेने का उसमें और जो ओल्ड सिस्टम में, ये हमारे डिफरेंस थे। ये हमारे आगे आपका सिलेबस की छोटी सी इंट्रोडक्शन आ गई कि पिछली बार और इस बार में क्या फ़र्क है, ठीक है। ये तो बेसिकली हमने बता दिया फ़र्क, ठीक है। अब हम बात करते हैं टर्म 1 और टर्म 2 के पेपर की, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है, अब यहाँ पर क्या होगा, आपका टर्म 1 का पेपर होगा अलग से, और अब क्या होगा, टर्म 2 का पेपर अलग से होगा। हमने आपको बता दिया कि जो टर्म 1 का पेपर होगा, उस टर्म 1 के पेपर में बेसिकली मैंने आपको क्या बताया, उस टर्म 1 के पेपर में कितने मार्क्स का होगा, 35 मार्क्स का टर्म 1 का होगा, और 35 मार्क्स का क्या होगा, आपका टर्म 2 का होगा, ठीक है। अब टर्म 1 के पेपर की बात करते हैं, ये पेपर का कैसा होगा। तो दूसरा पॉइंट क्या है, टर्म 1 के पेपर का, जो टर्म 1 का पेपर होगा वो बेसिकली ये क्लियर है कि वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा आपका इस बार, ठीक है। पहले ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होता था, पहले क्या होता था कि जो पेपर था हमारा वो उसमें बेसिकली क्या होता था, ऑब्जेक्टिव्स भी होते थे, सब्जेक्टिव्स भी होते थे, सब्जेक्टिव्स में लॉन्ग आंसर भी होता था, शॉर्ट आंसर भी होता था। बट इस बार ऐसा नहीं है, इस बार क्या है, जो टर्म 1 का पेपर है वो हमारा ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, और जो हमारा टर्म 2 का पेपर है वो उसमें बेसिकली क्या रहेगा, आपका वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे वो उसमें हमारा सब्जेक्टिव भी रहेगा और ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, ठीक है। सब्जेक्टिव में हमारे लॉन्ग आंसर भी रहेंगे, ठीक है, शॉर्ट आंसर भी रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में हम बात करें जाएँ तो यहाँ पे न्यूमेरिकल्स भी रहेंगे, ठीक है। अब हम टर्म 2 को डिस्कस नहीं करेंगे ज़्यादा अभी, क्योंकि ये हमारा बाद में है। फॉर द टाइमिंग हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है अपना टर्म 1 का सिलेबस, ठीक है। अब जो टर्म 1 में पेपर रहेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। अब ऑब्जेक्टिव में क्या क्या रहेगा वो इंपॉर्टेंट है आपको बताना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में क्या रहेगा, हमारे केस बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, जब हम बोल सकते हैं केस क्वेश्चंस रहेंगे। तो कुछ केस क्वेश्चन कौन से होते हैं हम बताएंगे आपको। और दूसरे टाइप का क्वेश्चन रहेगा वो कौन सा रहेगा, असर्शन रीजनिंग। तो जो ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे तो ऑब्जेक्टिव, लेकिन ऑब्जेक्टिव में भी आगे वैरायटी आती है। एक होता है असर्शन रीजनिंग टाइप ऑब्जेक्टिव और दूसरा होता है केस स्टडी क्वेश्चन, ठीक है। अब जो केस स्टडी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कौन से होते हैं जिसमें हमें कोई एक ऐसा केस दिया होगा या थ्योरी दी होगी। तो थ्योरी किस में दी होती है, न्यूमेरिकल्स में दी होती है। तो बेसिकली क्या होगा हमारे पास केस स्टडी टाइप में, मीन्स हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर होगा उसमें न्यूमेरिकल्स भी होंगे और दूसरा कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है।
तो हमारे 3 टाइप का, तीसरा टाइप कौन सा होगा, असर्शन रीजनिंग। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में हमारे 2 किस्म के हमारे क्वेश्चन आएंगे, एक आएगा असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन और लेकिन वो ऑब्जेक्टिव ही होगा, और दूसरा होगा केस स्टडी क्वेश्चन। और जो केस स्टडी क्वेश्चन है उसमें 2 क्वेश्चन आएंगे, एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आएगा हमारा ऑब्जेक्टिव में और दूसरा कंसेप्ट बेस्ड ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि जो ये पहला पेपर रहेगा हमारा ये ऑब्जेक्टिव रहेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो भी हमारे बच्चों के जो मार्क्स आएंगे, जो द मार्क्स विच दे ऑब्टेन्ड इन द टर्म 1, वो जो मार्क्स ऑब्टेन्ड होंगे वो बेसिकली क्या करेंगे हमारे ऐड होंगे किसमें, टोटल मार्क्स में, ठीक है। ये नहीं बच्चा सोचे कि बस ये पास करना तो हो गया, नहीं कि ये जो मार्क्स हैं ये आगे जाके टर्म 2 के जो मार्क्स हैं वो मार्क्स इन दोनों मार्क्स को ऐड करके हमारे पास क्या आएंगे, टोटल मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है कि हमें जो ये टर्म 1 है ये पेपर भी हमें अच्छे से करना है क्योंकि इसके मार्क्स हमारे आगे जाके काउंट होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमने टर्म 1 की बात की थी। टर्म 1 में हमारे जो यूनिट्स होंगे वो कितने रहेंगे, 4 यूनिट्स रहेंगे, और जो टर्म 2 में क्या रहेंगे हमारे जो यूनिट्स रहेंगे वो 5 यूनिट्स रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे टर्म 1 में कौन से यूनिट्स रहेंगे, यूनिट्स का नाम लिखता जा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे हमारे यूनिट्स रहेंगे, 4 यूनिट्स रहेंगे, तो पहले यूनिट का नाम यहाँ पे यूनिट नंबर 1 जो है उसको हम क्या, उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। जो यूनिट 2 है यहाँ पे देखो मैं स्पेस दे रहा हूँ, इट मीन्स कि यहाँ पे क्या होगा, इस यूनिट्स के अंदर जो भी हमारे चैप्टर्स आएंगे वो अलग से मैं मेंशन करूँगा, ठीक है। तो जो 4 यूनिट कौन से होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी होगा, जो सेकंड यूनिट है उसका नाम क्या है आपका, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जो थर्ड यूनिट है उसका नाम क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट जो रहेगा वो आपका रहेगा तीसरा यूनिट। और जो फोर्थ यूनिट है ये आपका इंपॉर्टेंट है, इस यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, EMI एंड AC बोल सकते हैं, ठीक है। तो EMI की फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, और AC की फुल फॉर्म क्या होती है, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो ये बेसिकली 4 यूनिट्स आपके टर्म 1 में रहेंगे, ये सिर्फ मैं यूनिट्स का नाम बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब जो हमारे 5 यूनिट्स रहेंगे दैट विल बी इन द टर्म 2, जो टर्म 2 में 5 यूनिट्स होंगे, इनके खाली मैं नाम लिख रहा हूँ, इसके सब जो हमारे चैप्टर्स हैं उनके नाम नहीं, सिर्फ यूनिट्स के नाम लिख रहा हूँ, ठीक है। जो 5वां यूनिट्स रहेगा वो रहेगा आपका 5वां यूनिट रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, EM वेव्स ही बोलते हैं, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होगा, ये 5वां यूनिट रहेगा आपका। जो 6ठा यूनिट रहेगा वो रहेगा ऑप्टिक्स, ठीक है, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे लेंथी जो यूनिट रहता है वो आपका क्या रहता है, टर्म सेकंड में ऑप्टिक्स रहेगा, ठीक है। देन आपका जो यूनिट आता है वो आता है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, जो हमारा मैटर होता है उसका ड्यूल नेचर होता है, वो 2 नेचर शो करता है, ये चैप्टर है हमारा यूनिट नंबर 7, ठीक है। फिर यूनिट नंबर 8 आता है, वो आपका आता है एटम एंड न्यूक्लियस, ठीक है। और जो यूनिट 9 है, तो यहाँ पे जो 9वां यूनिट है वो इम्पोर्टेंट है, दैट यूनिट इज़ बेसिकली नोन एज द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है। क्या आता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जिसको हम कभी कभी सेमीकंडक्टर्स के नाम से भी जाना जाता है इस यूनिट को, ठीक है। तो ये यूनिट भी आप बेसिकली हम बोल सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट यूनिट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट यूनिट उन बच्चों के लिए जिन्होंने आगे जाके इंजीनियरिंग करनी है, क्योंकि इंजीनियरिंग में जो सेमीकंडक्टर्स एक अलग से हमारा क्या रहता है, एक सब्जेक्ट रहता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे यहाँ पे एक यूनिट है, तो इन इंजीनियरिंग में जाके क्या होता है, यहाँ पे एक पूरा सिलेबस, ये एक पूरा सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा लास्ट यूनिट भी, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 यूनिट आपने पढ़ने, इनके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हमने जो टर्म 1 का सिलेबस अभी स्टार्ट करना है, उस टर्म 1 के सिलेबस में जो हमारे 4 यूनिट्स हैं वो हमारे इंपॉर्टेंट हैं। कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, एंड फोर्थ यूनिट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड AC, ठीक है। अब जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक, सबसे पहले हम यही आज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसकी हम बेसिकली आज क्या देंगे, इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है। और उससे पहले हम देखते हैं कि इस चैप्टर जो ये यूनिट है, इस यूनिट में बेसिकली हमारे कितने चैप्टर्स आएंगे, 2 चैप्टर्स आएंगे। कौन से 2 चैप्टर्स आएंगे, उन चैप्टर्स का नाम क्या है, तो पहला चैप्टर रहेगा उसका नाम रहेगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो हमारा पहला चैप्टर रहेगा उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो दूसरा चैप्टर है यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आता है, वो उसका नाम है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड
कैपेसिटेंस। ठीक है, थोड़ा कंजेस्टेड हो गया, मैनेज कर लेना, मैं तभी बोल रहा हूँ। तो पहला जो हमारा चैप्टर आएगा उसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो दूसरा चैप्टर हमारा नाम है उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, या इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पहले यूनिट है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसमें 2 चैप्टर रहेंगे हमारे, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, दूसरा हमारा जो दूसरा यूनिट है, उस यूनिट में जो हमारा एक ही चैप्टर रहेगा, उस चैप्टर का नाम क्या रहेगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब जो तीसरा चैप्टर आता है, इस तीसरे चैप्टर में बेसिकली क्या रहेगा, इसमें भी हमारे 2 चैप्टर्स रहेंगे। ठीक है, तो पहला चैप्टर जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में जो पहला चैप्टर रहेगा उसका जो नाम रहेगा वो रहेगा मूविंग चार्ज। ठीक है, या चार्ज इन मोशन एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, जो मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे इससे पहले चैप्टर में इसके। तो इसके जो दूसरा चैप्टर होगा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट यूनिट का, उस चैप्टर में हम क्या करेंगे, हम मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म एंड मैटर के बारे में, कि मैटर और जो मैग्नेटिज्म है उसके बीच में क्या रिलेशन है वो पढ़ेंगे। ठीक है, और जो बेसिकली हमारा जो 4th यूनिट आता है दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी, इस जो यूनिट में भी हमारे 2 चैप्टर रहेंगे। ठीक है, कौन से चैप्टर रहेंगे हम डिस्कस कर जाते हैं। जो हमारा 6 नंबर का चैप्टर, जो हमारा 6वां चैप्टर रहेगा, जो EMI और AC में जो हमारा पहला चैप्टर रहेगा, पहला चैप्टर पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है उसके बारे में, और जो दूसरा चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। ठीक है, क्लियर। अब मैंने आपको बताया कि जो जनरली हमारा ये पेपर रहेगा, ये जो हमारा टर्म 1 का पेपर रहेगा, ये हमारा पेपर शॉर्टकट में बता रहा हूँ यहाँ पे फास्ट जो उसमें टोटल मार्क्स रहेंगे वो हमारे कितने रहेंगे, 35 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। अब इस 35 मार्क्स के एग्ज़ाम में जनरली मैंने डिस्कस किया कि इसमें कितने यूनिट्स आएंगे, 4 यूनिट्स आएंगे। ठीक है, अब उन 4 यूनिट्स में मैंने आपको डिस्कस किया कौन से यूनिट आएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको यहाँ पे बताया कि यहाँ पे क्या होगा, पहला यूनिट का नाम होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, और दूसरा यूनिट रहेगा हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो याद रखना ये 35 नंबर को हमने कैसे काटा गया, इसको काटा गया 2 में। ठीक है, एक 17 नंबर और एक 18 नंबर। ठीक है, 17 मार्क्स और 18 मार्क्स। तो जो हमारा यूनिट 1 और जो हमारा यूनिट 2 है, दैट इज़ पहला यूनिट कौन सा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक, और दूसरा यूनिट क्या था, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो वेटेज रहेगी वो 17 मार्क्स की रहेगी। और जो हमारा यूनिट 3 और यूनिट 4 है, यूनिट 3 मीन्स मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, और यूनिट 4 मीन्स EMI एंड AC, इन दोनों यूनिट की जो वेटेज रहेगी, कंबाइंड वेटेज रहेगी 18 मार्क्स की। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, ये कंबाइंड कितने मार्क्स के बनेंगे, ये 17 मार्क्स के बनेंगे। और जो हमारा चैप्टर यूनिट 3 है और यूनिट 4 है, यूनिट 3 मीन्स मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, जो ये चैप्टर है, और चौथा चैप्टर कौन सा, EMI एंड AC। ये दोनों चैप्टर को क्लब करके हमारे कितने मार्क्स का पेपर आएगा, 18 मार्क्स का। तो 18 और 17 को कितने हो गए, 35। तो 35 मार्क्स का हमारा पेपर रहने वाला टर्म 1 का। ये आपको मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दी है, और मैंने आपको बताया है कि आज हम जर्नी क्या करेंगे, हम ब्रीफ छोटी सी इंट्रोडक्शन देंगे, कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे कौन से चैप्टर की, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर की। तो आज हम करेंगे यूनिट नंबर 1 स्टार्ट, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या स्टार्ट करेंगे, जो पहला चैप्टर है जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज हम अपना यूनिट फर्स्ट है वो जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और यूनिट 1 में हम क्या चैप्टर नंबर 1 स्टडी करेंगे। आज हम पढ़ेंगे जिस चैप्टर का नाम हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा यूनिट 1 का नाम है जो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें यहाँ हमें देखो नाम से पता चल रहा है कि इस चैप्टर में हम 2 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ठीक है, और दूसरा हम पढ़ेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो ये हम किस में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे। और जो हमारा यूनिट 1 है उसको कंबाइन, हमारा यूनिट का नाम क्या है, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, अब बेसिकली जो भी हम फिजिक्स में पढ़ेंगे, जब भी हम कोई चैप्टर का नाम पढ़ेंगे तो उस चैप्टर के नाम पे हमें उसको डिटेल में उसका बारे में पता होना चाहिए। देखो जो ये वर्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। एक है आपका इलेक्ट्रो और दूसरा है स्टैटिक्स। ठीक है, और जो इलेक्ट्रो वर्ड होता है, जैसे बच्चों के दिमाग में आता है कि जब इलेक्ट्रो वर्ड है उसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, बट ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रो वर्ड का मतलब होता है चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किसके बारे में पढ़ेंगे, हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन कौन से चार्ज के बारे में, स्टैटिक चार्ज के बारे में। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक वर्ड का मतलब होता है रेस्ट। ठीक है, तो 2 वर्ड होते हैं इंग्लिश में, एक होता है आपका स्टैटिक, ठीक है, और दूसरा होता है डायनामिक। ठीक है, जो स्टैटिक वर्ड होता है इसका मतलब हम याद रखेंगे, इसका मतलब रहेगा रेस्ट, और जो डायनामिक मतलब होता है उसका रहता है हमारा मोशन। ठीक है,
तो यहाँ पे हम उस चार्ज के बारे में हम उस चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम जर्नी क्या करेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, हम चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उन चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे जो चार्जेस हमारे कहाँ किस में है, रेस्ट में है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली क्या होता है, इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, उन चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे जो चार्जेस किस में है, रेस्ट में है। कोई चार्ज अगर रेस्ट में है तो इसका मतलब क्या है, उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 0। ठीक है, इट मीन्स कि इस चैप्टर में जल्दी हम उन चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे जिन चार्जेस की जो वेलोसिटी कितनी होगी, 0। या हम बोल सकते हैं हम उन चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे जिनकी जो एक्सेलरेशन है वो कितनी होगी, 0। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, हमारा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो कोई चेंज तो हो रही नहीं। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी 0 है, तो 0 अपॉन टाइम आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हमारी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होगा, जितने अब न्यूमेरिकल्स आएंगे उन न्यूमेरिकल्स में जो वेलोसिटी रहेगी चार्ज की वो 0 रहेगी और एक्सेलरेशन भी हमारी क्या रहेगी, 0। तो रेस्ट का मतलब ही ये होता है कि उसकी जो वेलोसिटी है 0 है। तो अगर इट मीन्स कि जो चार्ज हमारा क्या है, रेस्ट में है, तो याद रखो कि जब भी चार्ज हमारा रेस्ट में होता है तो उस दौरान वो जल्दी क्या करता है, सिर्फ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को ही शो करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ही शो करेगा। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे चार्जेस की। और जब हमारा चार्ज क्या होता है, मोशन में होता है, जब हमारा चार्ज क्या मोशन में होता है तब हम बेसिकली वो क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ भी प्रोड्यूस करता है, शो करता है, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी शो करता है। तो इट मीन्स आपको एक छोटा सा यहाँ से ऑब्जेक्टिव मिल गया कि जब हमारा जो चार्ज होता है जब वो रेस्ट में होता है तब वो क्या करता है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस करता है। लेकिन जब हमारा चार्ज मोशन में होता है तो उस दौरान वो इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड दोनों शो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज भी शो करता है, और जब हमारा चार्ज मोशन में होता है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी शो करता है या मैग्नेटिक फील्ड को भी प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे इस चैप्टर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, हम बेसिकली सिर्फ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। मीन्स हम सिर्फ क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मेरा थोड़ा छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर रहेगा इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हम चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन किन चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे, जो चार्जेस क्या है, रेस्ट में, मीन्स जिनकी वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो न्यूमेरिकल्स में ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, जो हमारी वेलोसिटी रहेगी, जो वेलोसिटी टर्म रहेगी चार्जेस की वो क्या बेसिकली क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो ये बेसिकली हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हल्का सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, इलेक्ट्रिक चार्ज को पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम कुछ क्या करेंगे, बेसिक डेफिनेशंस को स्टडी करेंगे। ठीक है, अब वो जो बेसिक डेफिनेशंस हैं वो हम कौन सी बेसिक डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। पहले नंबर हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। ठीक है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बाद हम पढ़ेंगे कि जो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी होती है वो क्या होती है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, ये बेसिकली चीज़ क्या है, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ लिया। ठीक है, ये चीज़ें हम करने के बाद फिर हम बेसिकली जो हम क्या करेंगे, एक इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक पढ़ेंगे, या हम बोल सकते हैं एक हम क्या करेंगे, एक टेबल के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल रहेगा। आपको सीबीएसई में कभी कभी क्या होता है, जब इजी क्वेश्चन आता है तो इस टेबल से ही क्या आता है, एक ऑब्जेक्टिव आ जाता है एग्ज़ाम में, जैसे टर्म 1 में आ सकता है। तो उस टेबल के बारे में हम स्टडी करेंगे। उस टेबल के बाद हम क्या करेंगे, हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी चार्ज की हिस्ट्री के बारे में, कि जो चार्ज का जो हमारा वर्ड चार्ज है ये आया कहाँ से। उस हिस्ट्री में हम क्या करेंगे, हम कुछ साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे जिन साइंटिस्ट ने हमें चार्ज के बारे में बताया वो। ठीक है, फिर हम लास्ट आज के टॉपिक में हम क्या करेंगे, हम जो हमारी फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक है, उसकी एक्सप्लेनेशन देंगे आपको कि जो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट कैसे होती है। ठीक है, लेकिन वो जो उसकी जो एक्सप्लेनेशन होगी वो किसके बेसिस पे होगी, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के ऊपर। मींस इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट मींस कि इलेक्ट्रॉनिक वर्ड से मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र थ्योरी है उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की एक्सप्लेनेशन देंगे। ये हम बेसिकली जो 7 टॉपिक्स हैं जो हम आपको बताने जा रहा हूँ कि आज पढ़ने से पहले हम क्या करना है, इन 7 टॉपिक्स के बारे में आपको बता दिया कि ये जो 7 टॉपिक्स हैं ये आज के हमारे लेक्चर में हम इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो इस चीज़ को, इन 7 टॉपिक्स को पढ़ने से पहले जब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, ध्यान से आपको क्या देखना है, ठीक है,
तो ये जो हमारी सारी बेसिक टर्म्स हैं, जो हमारी ये ऊपर हमारी टर्म्स लिखी हैं, इन टर्म्स को पढ़ने से पहले हमें क्या करनी पड़ेंगी, हमें इस चैप्टर के लिए स्टार्ट करने के लिए 2 एग्जाम्पल्स हैं, ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। ये 2 एग्जाम्पल्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो एग्जाम्पल क्या है, वो बोलता है कि अगर आप सपोज़ करो कि आपके पास क्या है, पहली एग्जाम्पल क्या है, आप सपोज़ करो कि आपके पास एक ग्लास रॉड है, एक रॉड है, सपोज़ ये करते हैं ये रॉड है, ये रॉड किसकी बनी हुई है, ग्लास की बनी हुई है। तो सपोज़ करते हैं आपके पास एक ग्लास रॉड है, ठीक है, और आपके पास क्या है, सिल्क है, ठीक है। तो सिल्क क्या होता है, सिल्क एक फाइबर होता है, ठीक है, जो हमें कहाँ से मिलता है, सिल्क वॉर्म से। तो सिल्क वॉर्म एक कीड़ा होता है, उस कीड़े से हमें एक फ़ाइबर मिलता है, उस फाइबर से जब हम उस फाइबर को हम जब कलेक्ट करते हैं उस सॉलिड फाइबर को, तो उससे हम एक मटेरियल बनता है, उसको बोलते हैं सिल्क, ठीक है। पता ही है बच्चों को सिल्की क्लॉथ क्या होता है, जैसे हमारे सिल्क का क्या क्लॉथ्स होते हैं। बोलता है कि जो ग्लास रॉड और जो एक सिल्क है, ठीक है। अब जो बोलता है कि जब हम क्या किया, बोलते 2 एग्जांपल याद रखो, कुछ साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट ने क्या किया, उसने किया एक ग्लास रॉड ली और एक सिल्क लिया, और इन दोनों ग्लास रॉड और सिल्क को सपोज करते हैं ये ग्लास रॉड है और ये सिल्क का पीस है, ठीक है। उन्हें इन दोनों को क्या किया, आपस में रब कर दिया। बोलता है कि जो ग्लास रॉड को और जो सिल्क को जब हमने रब किया, ठीक है, एक ये एग्जाम्पल आपको याद रखनी है, और दूसरी एग्जाम्पल कौन सी याद रखनी है, आपको याद रखनी है इबोनाइट रॉड। इबोनाइट इबोनाइट रॉड क्या होती है, इबोनाइट वर्ड का मतलब क्या होता है, रबर रॉड, ठीक है। इबोनाइट रॉड को हम रबर रॉड भी बोल सकते हैं, लेकिन जो इबोनाइट रॉड होती है कि ऐसी रबर रॉड होती है जो हमारे एक स्पेशल टाइप ऑफ रबर से बनी होती है, ठीक है। स्पेशल रबर रॉड को हम बोलते हैं एबोनाइट रॉड। तो उन्होंने क्या, वो एक से दूसरा साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, एक एबोनाइट रॉड ली, एक रबर की रॉड ली, ठीक है, और फिनाइल लिया, ठीक है, क्या लिया, फिनाइल। इन दोनों को क्या किया, उसने रब किया, ठीक है। ये सपोज ये रॉड ले ली, एबोनाइट रॉड, ठीक है। ये फिनाइल क्या होता है, ये बेसिकली एक वुलन क्लॉथ होता है, ठीक है। तो जो वुलन क्लॉथ जो जिसको निट किया गया था, बुना होता है, जो बुने हुए वुलन क्लॉथ को फिनाइल बोलते हैं, ठीक है। तो उसने किया एक रबड़ की रॉड ली और एक फिनाइल लिया, उन दोनों को रब किया, ठीक है। ये 2 एग्जाम्पल्स हैं, ग्लास रॉड और सिल्क की एग्जाम्पल, और एबोनाइट रॉड और फिनाइल की एग्जाम्पल। उसने किया, इन दोनों को जब उसने रब किया तो उसने क्या देखा, अब जब इन दोनों को उसने रब किया तो आफ्टर रबिंग उसने क्या देखा, यहाँ पे क्या किया, एक स्मॉल पीस ऑफ पेपर रखे, ठीक है। स्मॉल पीस ऑफ पेपर मीन्स वो पेपर जिनके जो बेसिकली क्या होंगे, लाइटर होंगे, जिनका वेट क्या होगा, बहुत कम वेट होगा। तो उन्होंने जल्दी क्या किया, उसने जब ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया और जब उसने एबोनाइट रॉड को फिनाइल से रब किया, ठीक है, उसने क्या देखा, आफ्टर रबिंग क्या देखा कि जो एक ग्लास रॉड है, ठीक है, और जो ये एबोनाइट रॉड है, इन दोनों रॉडों में जल्दी क्या हुआ, इन दोनों को जब उसने स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर के पास लाया तो ग्लास रॉड और जो एबोनाइट रॉड है, इन दोनों ने क्या बेसिकली कर दिया, इन दोनों ने एक्वायर किया एक अट्रैक्टिंग पावर, ठीक है। तो उनमें जल्दी क्या आ गई, रब करने से क्या हो गया, उन दोनों में एक अट्रैक्टिंग पावर आ गई, वो इस स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर गए, ठीक है। तो जल्दी हुआ क्या कि रबिंग के कारण क्या हुआ, ड्यू टू रबिंग, ठीक है, जब हम किसी चीज़ को रब करते हैं तो उस दौरान क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम फ्रिक्शन प्रोड्यूस करते हैं। तो हम जब किसी 2 चीज़ों को रब करते हैं तो उसमें फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। हम बोलते हैं कि ड्यू टू रबिंग या ड्यू टू फ्रिक्शन क्या हुआ कि जो हमारा ग्लास रॉड और जो हमारा एबोनाइट रॉड है, इन दोनों रॉड में क्या हो गया, एक अट्रैक्टिंग पावर जनरेट हो गई। क्या होगी, एक अट्रैक्टिंग पावर जनरेट हुई, जिसके कारण क्या हुआ, ये जो हमारे दोनों रॉड्स हैं, ये जो हमारे लाइटर स्मॉल ऑफ पेपर, जो लाइटर जिसका वेट बहुत कम था पेपर का, बिट्स ऑफ पेपर का, उनको बेसिकली क्या कर गए, ये अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर गए। तो हम ये बोल सकते हैं कि रबिंग के कारण क्या हुआ, ग्लास रॉड और जो एबोनाइट रॉड है, इन दोनों रॉडों में क्या आ गया, एक अट्रैक्टिंग पावर आ गई, इसके कारण क्या कर उन्होंने लाइटर बॉडीज़ को, जिनका लाइट वेट है, उनको अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि अब जो उन्होंने अट्रैक्टिंग पावर जो उन पे आई वो किसने दी उनको, ठीक है, वो जो अट्रैक्टिंग पावर आई थी वो किसने दी, ठीक है। तो वो बोलता है कि जो एजेंसी है, द एजेंसी विच गिव्स attracting power to glass rod and ebonite rod on rubbing, मतलब रबिंग के दौरान जो एजेंसी या जो चीज़ एबोनाइट रॉड और जो ग्लास रॉड को क्या देती है, अट्रैक्टिंग पावर देती है, उस एजेंसी को हम बेसिकली क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिसिटी। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, ये पहली डेफिनेशन आ गई। इलेक्ट्रिसिटी इज बेसिकली डिफाइंड एज द एजेंसी विच गिव्स अट्रैक्टिंग पावर टू द glass rod and ebonite when they are rubbed।
बोलता है वो दुनिया में एक ऐसी चीज़ जो जब हम दो चीज़ों को रब करें, उन दोनों में से किसी एक चीज़ को क्या करे, अट्रैक्टिंग पावर दे, वो जो एजेंसी होती है उस एजेंसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। और जो बॉडीज होती हैं जो ये एक्वायर करती हैं, क्या एक्वायर करती हैं, अट्रैक्टिंग पावर। तो बोलता था बॉडीज विच एक्वायर द अट्रैक्टिंग पावर दैट बॉडीज आर सेड टू बी चार्ज्ड। तो उन बॉडीज को हम क्या बोलते हैं कि वो बॉडीज जो चार्ज होगी, या दैट बॉडीज आर सेड टू बी इलेक्ट्रीफाइड। तो बोलता है कि जनरली क्या करते हैं कि जब हम दो चीज़ों को रब करते हैं, उस रब करने के दौरान क्या होता है, उन चीज़ों में क्या आ जाता है, अट्रैक्टिंग पावर जनरेट हो जाती है। उस अट्रैक्टिंग पावर के कारण क्या करते हैं, वो जो हमारी लाइटर बॉडीज़ होती हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट है, लाइटर बॉडीज़ जो बिल्कुल लाइट होती हैं, उन लाइट बॉडीज़ को वो क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। और जो एजेंसी होती है जो उन्हें अट्रैक्टिंग पावर देती है, उस एजेंसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। और जो बॉडीज़ होती हैं जिनमें अट्रैक्टिंग पावर जनरेट होती है, पैदा हो जाती है, उन बॉडीज़ को हम बोलते हैं कि दैट बॉडीज़ आर सेड टू बी इलेक्ट्रीफाइड, कि वो बॉडी इलेक्ट्रीफाइड हो गई हैं, या हम बोलते हैं कि वो बॉडी क्या हो गई हैं, चार्ज हो गई हैं। ठीक है। तो ये हमारा बेसिक सा टर्म्स था इलेक्ट्रिसिटी का, कि जो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तो एजेंसी विच गिव्स द अट्रैक्टिंग पावर टू द रब्ड बॉडीज, दैट एजेंसी इज नोन एज द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। एंड द बॉडीज विच गेट अट्रैक्टिंग पावर, दैट बॉडीज आर सेड टू बी चार्ज बॉडीज। ठीक है। अब वो बोलता है कि अब जो इलेक्ट्रिसिटी बोलता था, इलेक्ट्रिसिटी बोलता जो इलेक्ट्रिसिटी जो किसके कारण, द इलेक्ट्रिसिटी विच इज प्रोड्यूस्ड, द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू रबिंग, जो रबिंग के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, दैट इलेक्ट्रिसिटी इज बेसिकली नोन एज द फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, द इलेक्ट्रिसिटी विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू रबिंग या ड्यू टू फ्रिक्शन। तो जो रबिंग के दौरान जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उस इलेक्ट्रिसिटी को बोला जाता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब मैं बोलता हूँ कि अब जनरली क्या हो, अब मैं बोलता हूँ आपको कि अगर रबिंग के दौरान क्या हो, अब कहता हूँ मैं कि ड्यूरिंग रबिंग, अगर रबिंग के दौरान जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो मैंने उसको बोला उसकी इलेक्ट्रिसिटी को बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब बोलता है कि ड्यूरिंग रबिंग, जब हम रबिंग कर रहे हो उस दौरान जो हमारी जो बॉडीज़ हैं, ठीक है, उन बॉडीज़ में के अंदर जो भी हमारे चार्जेस हैं, अगर वो चार्जेस हमारे रेस्ट में रहें, वो चार्जेस हमारे मूव ना करें, तो बोलता है देन द इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है, देन जो वो इलेक्ट्रिसिटी होती है, दैट फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, उस फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी को हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है। तो बोलता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कब बोलते हैं, हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी तब बोलते हैं जब जो हमारी बॉडीज़ हैं उनके अंदर जो चार्जेस हैं अगर वो रेस्ट पे रहें, ठीक है, ड्यूरिंग द रबिंग, जब उसे रब करें तो उस दौरान क्या हो, जो बॉडी चार्ज हो जाएं, ठीक है, और जो उनके अंदर जो चार्जेस हैं वो मूव ना करें, वो रेस्ट में रहें, तो उस दौरान जो वो इलेक्ट्रिसिटी जो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी है उसको क्या बोला जाता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, अब जो बोलते हैं कि जो ब्रांच होती है किसकी, बोलता है कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स विच डील्स विद स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स कौन सी इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से डील करती है, उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है। तो यहाँ से हमारी जो बेसिक टर्म्स हैं सारी इंप्रूव हो गई। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और जो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में डिफरेंस क्या है, कि जो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी वो कौन सी इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो हमारे कब प्रोड्यूस होती है, जब हम रब करते हैं दो बॉडीज़ को। अब वो बोलता है कि अगर हमने दो बॉडीज़ को रब किया और उस दौरान जो उन दो बॉडीज़ के अंदर जो चार्जेस हैं अगर वो मूव नहीं किए, वो रेस्ट में ही रहे, और जो हमारी दोनों बॉडीज़ हैं आफ्टर रबिंग चार्ज हो गई, तो उस दौरान जो इलेक्ट्रिसिटी फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, उस इलेक्ट्रिसिटी को बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और वो जो ब्रांच फिजिक्स की जिसमें हम सिर्फ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को ही स्टडी करते हैं, उस जो ब्रांच होती है फिजिक्स की उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो ब्रांच होती है फिजिक्स में जिसमें हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मीन्स वो इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ जनरली प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द रबिंग, एंड it is the electricity which is produced when the charges which are present in the bodies do not move, that is जब चार्जेस जो हमारे बॉडीज में प्रेजेंट होते हैं अगर वो चार्ज मूव ना करें, तो उस दौरान जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो उसको बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और ये इलेक्ट्रिसिटी हम कहाँ पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे
फिजिक्स की जिस ब्रांच में पढ़ेंगे उस ब्रांच को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो फिर मैंने उसको आपको बताया कि इसके बाद हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो ये बेसिक टर्म्स हमारी सारी क्लियर हो गई। तो यहाँ से हमने कौन सी टर्म पढ़ी, मैं आपको बेसिकली हल्के सा आइडिया वापस से दे रहा हूँ। तो हमने सबसे पहले पढ़ा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी वो एजेंसी होती है जो अट्रैक्टिंग पावर देती है बॉडीज़ को। फिर जो बॉडीज़ हमारी अट्रैक्ट हो जाती हैं उनको हम बोलते हैं चार्ज्ड बॉडीज़ या इलेक्ट्रीफाइड बॉडीज़ बोलते हैं। ठीक है, थर्ड हमने पढ़ा जो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी होती है वो क्या होती है। ठीक है, फोर्थ हमने पढ़ा कि जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है वो क्या होती है। और फिफ्थ हमने पढ़ा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ये क्या होता है, ये वो ब्रांच होती है फिजिक्स की जिसमें हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि हम क्या पढ़ेंगे। अब इसके बाद एक टेबल पढ़ेंगे, उस टेबल के बाद हमने क्या पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, जो चार्ज की हिस्ट्री पढ़ेंगे। फिर हमने लास्ट टॉपिक जो आज का पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे जो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी हमने बताई, जो इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द रबिंग, उस फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की हम एक्सप्लेनेशन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन जो उसकी एक्सप्लेनेशन होगी उसको किस पे होगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र थ्योरी के ऊपर, कि जब इलेक्ट्रॉन्स कैसे ट्रांसफ़र होते हैं उसके बेसिस पे हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी को स्टडी करेंगे। तो अब हमारे ये 3 टॉपिक रह गए, एक टेबल रह गया, एक हिस्ट्री रहेगी और तीसरा रह गया हमारा फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की एक्सप्लेनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र थ्योरी। तो हम एक टेबल के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। इस टेबल में 2 कॉलम है, कॉलम 1 और एक कॉलम 2। तो जनरली ये इस टेबल में हमने क्या लिखा हुआ है, हमने 2 चीज़ें लिखी हुई हैं। एक लेफ्ट हैंड साइड में हमने जो एक चीज़ें लिखी हुई हैं वो, एक राइट हैंड साइड में चीज़ें लिखी हुई हैं। तो हम जनरली क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ को, जो राइट हैंड साइड चीज़ है, इनको बेसिकली आपस में क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं। मीन्स हम जब ग्लास रॉड को रब करेंगे सिल्क के साथ तो ड्यूरिंग द रबिंग क्या होता है, जो हमारी बॉडीज़ होती हैं हमने पढ़ा वो क्या हो जाती हैं, चार्ज हो जाती हैं। और जब बॉडी चार्ज हो जाती हैं तो उन दोनों में तो जनरली उन 2 जो बॉडीज़ जिनको हम रब किया जाता है, एक बॉडी हमारी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, ठीक है, और दूसरी हमारी बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। अब कौन सी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होती है, कौन सी नेगेटिवली चार्ज होती है, ये कैसे हमें पता चलेगा, इसके बारे में हम बाद में स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जनरली हम ये बता दें कि आपने इस टेबल को लर्न कर देना है कि जब हम आपस में इन दोनों चीज़ों को रब करेंगे उसमें आफ्टर रबिंग कौन सी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और कौन सी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये आपको याद रखना है। तो जो ये कॉलम 1 में लिखे हुए हैं ये इन बॉडीज़ में जब रबिंग के दौरान क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो ये कॉलम 2 में बॉडीज़ लिखी हैं इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब जब हम ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करेंगे तो उस दौरान आफ्टर रबिंग क्या देखा गया कि जो हमारा दोनों बॉडीज़ क्या होगी, चार्ज हो जाएंगी, और उस दौरान देखिए जो ग्लास रॉड है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जो हमारी सिल्क है उस पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज जिस बॉडीज़ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच, कि वो बॉडी में क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन रिच बॉडी हो जाती है, मीन्स उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं। और जिस बॉडी पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आता है वो क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है। ठीक है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मीन्स उसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है। जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे ऑटोमेटिक जो हमारा इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है वो हमें क्या दिखेगी, नेगेटिव दिखेगी, इसलिए इसको नेगेटिवली चार्ज बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच बॉडी होती है। और जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, तो उसमें बेसिकली क्या हो जाएगा, जो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, इसलिए हम उसको जो जिसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉडीज़ को हम पॉजिटिवली चार्ज बॉडीज़ भी बोलते हैं। ठीक है, तो ग्लास रॉड को जब हम रब करते हैं सिल्क के साथ तो हमेशा याद रखो कि जो ग्लास रॉड है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जो सिल्क है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। ऐसा क्यों होता है ये हम इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग बाद में डिस्कस करेंगे। फिर हम जनरली क्या करते हैं, जब हम एबोनाइट रॉड को या रबर रॉड को या प्लास्टिक रॉड को या एम्बर को, अब एम्बर क्या होता है, एम्बर बेसिकली क्या होता है, एक रेजनस सब्सटेंस होता है, रेजन जो गम होता है ना, गम। अब जब गम हमारा मिलियन ऑफ ईयर्स के लिए जब हम उसको क्या करते हैं, ऐसे बाहर रख देते हैं तो वो जनरली क्या हो जाता है, वो बेसिकली एक सेमी सॉलिड फॉर्म में क्या होता है, सॉलिडिफाई हो जाता है। तो वो क्या होता है, जम जाता है। वो जो जमा हुआ जो हमारा रेजन होता है वो बेसिकली क्या करता है, येलो कलर को एक्वायर कर देता है, येलो कलर का मटेरियल बनाता है। और जो ये येलो कलर का सेमी सॉलिड रेजनस मटेरियल होता है उसको बोला जाता है एम्बर। तो एम्बर क्या होता है, ये बेसिकली रेजनस मटेरियल, रेजन होता है। रेजन आपको पता ना, जो पेड़ों से निकलता है, रेजन जंगल में होता है। ठीक है, ये गमी टाइप सब्सटेंस होता है। ठीक है, रेजन क्या होता है, गमी टाइप सब्सटेंस, एक जैसे गम टाइप होता है, पेड़ों से गम निकलती है। तो बोलता है कि जब हम एम्बर को रब करते हैं किसके साथ, आइदर वूल के साथ या हम फेनाइल के साथ, जब इसको हम रब करते हैं एम्बर को तो जनरली उस दौरान क्या होता है, जो एबोनाइट रॉड होती है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और जो हमारा फेनाइल होता है या वूल होता है उसमें क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब क्वेश्चन ऐसा होता है कि वूल और जो फेनाइल में क्या डिफरेंस होता है। वूल बेसिकली वो चीज़ होती है जो हमें, जो शीप होती है
उससे मिलती है डायरेक्ट। तो शीप का जो हेयर होता है उसको हम जनरली जो वूल बोलते हैं, और फिनाइल क्या होता है जो वूलन क्लॉथ होता है। तो बोलता है इन दोनों में से कोई भी चीज़ है, इसको जब हम रब करते हैं इन चीज़ों के साथ तो इन चीज़ों पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इन चीज़ों पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। फिर आता है कि जब हम एबोनेट रॉड को पॉलीथीन से रब करते हैं, तो एबोनेट रॉड में नेगेटिव चार्ज कब आता है, जब उसको हम रब करते हैं वूल या फिनाइल से। लेकिन जब एबोनेट रॉड को हम रब करते हैं किसके साथ, पॉलीथीन के साथ, दैट इज जो हमारा पेपर, जो हमारा लिफाफा होता है, तो उससे हम देखते हैं कि जो लिफाफा होता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, याद रखना, और जो एबोनेट रॉड है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो इट मीन्स कि जो एबोनेट रॉड पे नेगेटिव चार्ज भी आता है और एबोनेट में पॉजिटिव चार्ज भी आता है। वो डिपेंड करता है कि हम रब किसके साथ कर रहे हैं। अगर हम पॉलीथीन से रब कर रहे हैं तो एबोनेट रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आता है, और अगर हम फिनाइल से या वूल से रब कर रहे हैं तो उसमें बेसिकली क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है। फोर्थ एग्जाम्पल है हमारा ड्राई हेयर कॉम। बोलता है जब हम कंघी, कॉम क्या होता है, कंघी। बोलता है जब हम कंघी को ड्राई हेयर्स में, आपने एक्सपेरिमेंट भी छोटी क्लास में किया होगा कि जब हम क्या करते हैं, जो कंघी होती है उसको हम अपने हेयर, बालों के साथ हम जैनी क्या कहते हैं, रब करते हैं, तो उस दौरान क्या होता है, जो हमारा कॉम्ब होता है ये बेसिकली क्या होता है, स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर को क्या करता है, अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर जाता है। इट मीन्स क्या होता है, चार्ज हो जाता है। तो उस दौरान जल्दी क्या होता है कि जो कॉम्ब होता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है रबिंग के दौरान, और जो ड्राई हेयर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, ये आपको बातें याद रखनी है, ये छोटी सी एग्जाम्पल्स आपको याद रखनी है, ये टेबल आपको याद रखना है। ठीक है। अब मैं कोशिश करता हूँ कि जो हमारा फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की एक्सप्लेनेशन है वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ें, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आज हमारी जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ चार्ज है, इसको हमें बेसिकली यहाँ पे, जिसमें हम साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि कितने किस्म के साइंटिस्ट आए, उनके क्या रोल रहे, वो हम पढ़ेंगे। अब जो हिस्ट्री है चार्ज की, ये बेसिकली क्या है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। कुछ बच्चे छोड़ देते हैं बट आपने ध्यान से देखना है। अब जनरली हिस्ट्री का चार्ज आया कहाँ से, तो सबसे पहले जनरली क्या होते हैं कि जो हमारे ग्रीक पीपल थे, उन्होंने सबसे पहले हमें क्या किया, हमें चार्ज के बारे में बताया। लेकिन हमें कब पता चला इस चार्ज के बारे में, ये हमें पता चला 6th सेंचुरी में। ठीक है, 6th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट, दैट इज BC में, 6th सेंचुरी BC में हमें इसके बारे में पता चला। किसने बताया, जो ग्रीक के पीपल थे। अब उन ग्रीक के पीपल में जनरली एक आदमी था, एक साइंटिस्ट था, जिसका देखो उसका नाम था थेल्स ऑफ मिलेटस। क्या नाम था, थेल्स ऑफ मिलेटस। अब जो ये थेल्स ऑफ मिलेटस साइंटिस्ट था, ये जो आदमी था, इस आदमी को हम बेसिकली क्या बोला जाता था उस टाइम, फादर ऑफ ग्रीक साइंस। जो ग्रीक की जो साइंस थी, ग्रीस के पीपल की जो साइंस थी, जो उनका जो फादर था, उस फादर को, उनके जो बाप था, उसको बोला जाता थेल्स ऑफ मिलेटस। तो थेल्स ऑफ मिलेटस एक इतना इंटेलिजेंट आदमी था उसको फादर ऑफ ग्रीक साइंस भी बोला जाता था। अब जनरली जो थेल्स ऑफ मिलेटस था, तो उसने बेसिकली क्या किया, उसने ऑब्जर्वेशन ली एक। ठीक है, उसने क्या किया, ऑब्जर्व किया। उसने किसको ऑब्जर्व किया, उसने देखा कि पुराने ज़माने में क्या रेजन होता था, गमी सब्सटेंस होता था। उसने देखा कि जनरली जो एम्बर है, वो कभी पेड़ के नीचे बैठा होगा, वहाँ पे उसको एम्बर मिल गया होगा, रेजनेस सब्सटेंस मिल गया होगा। उसने देखा, उसने ऑब्जर्व किया कि जब हम एम्बर को रब करते हैं किसके साथ, वूल के साथ, तो उसने जब एम्बर को रब किया वूल के साथ, उसने देखा कि जो ये एम्बर है, ठीक है, ये एम्बर है, जो सपोज करते हैं ये एम्बर है, ठीक है, ये एम्बर है। उसने जब इसको रब किया तो उसने देखा कि यहाँ पे क्या किया, जो स्ट्रॉ पड़ा हुआ था, ठीक है, जो पत्ते पड़े थे, स्मॉल बिट्स ऑफ पत्ते पड़े, जिनका जो हमारा वेट था, जो लाइटर वेट के थे। तो उसने देखा कि जब एम्बर को उसने रब किया वूल के साथ, उसने देखा कि जो एम्बर है, वो स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर पड़े थे यहाँ पे, ये एम्बर क्या किया, इस स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो उसने देखा कि जो ये एम्बर है, एम्बर में जादुई शक्ति आ गई। तो उसने देखा कि जब हमने एम्बर को वूल के साथ रब करते हैं, वो फिर उसकी जैसे ही रब करें, तुरंत अगर मैंने एम्बर को किसी स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर के पास ले गया, तो उसने देखा कि जो स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर हैं, ये इसके साथ चिपकना स्टार्ट हो गए, अट्रैक्ट होना स्टार्ट कर गए। तो वहाँ से हमें थेल्स ऑफ मिलेटस ने सबसे पहले हमें क्या किया, ये अट्रैक्ट करना। अब ये अट्रैक्ट कर रहे हैं तो किसी कारण कर रहे होंगे, हमने बताया कि जो अट्रैक्टिंग पावर कौन देता है, वो देता है इलेक्ट्रिसिटी। एक एजेंसी होती है जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो उसने सबसे पहले बेसिकली जो थेल्स ऑफ मिलेटस है, उसने अपनी ऑब्जर्वेशन के बेसिस में हमें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स चार्ज के बारे में हमें बताया। तो थेल्स ऑफ मिलेटस ने क्या किया, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, बट उसने सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशन की। तो ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उसने हमें एक बेसिकली एक आइडिया दिया किसके बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, या उसने किसके बारे में आइडिया दिया, चार्ज के बारे में। सबसे पहला आइडिया किसने दिया हमें, थेल्स ऑफ मिलेटस ने। ठीक है, तो लेकिन जो उसका ये आइडिया था, जो इसने हमें आइडिया दिया, ये उसकी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड था। तो जो पहले ऑब्जर्वेशन आइडिया मिला हमें, वो किसने दिया, वो हमें दिया किसने, थेल्स ऑफ मिलेटस ने। तो उसने बेसिकली क्या दिया, उसने एक वर्ड दिया वहाँ थेल्स ऑफ मिलेटस ने, जिस वर्ड का नाम हमारा क्या था, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ELEK, इलेक्ट्रॉन।
तो उसने एक वर्ड दिया हमें इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का जो बेसिकली मीनिंग होता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, ये बेसिकली ये क्या है, ग्रीक नेम है किसके लिए, एम्बर का। तो उसने बेसिकली किया इलेक्ट्रॉन वर्ड को दिया जिसका नाम क्या था, ग्रीक, ये मीन्स एम्बर को ही उसने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन बोला। ठीक है, तो सबसे पहला जो आइडिया थी वो हमने कौन से साइंटिस्ट ने दिया, थेल्स ऑफ मिलेटस ने दिया। और जो थेल्स ऑफ मिलेटस ने जो हमें आइडिया दिया वो उसने अपना जो आइडिया दिया वो हमें दिया अपनी ऑब्जर्वेशन के बेस्ड पे। तो उसने किस चीज़ को ऑब्जर्व किया, तो आफ्टर ऑब्जर्विंग द थिंग्स उसने बेसिकली किया, उसने हमें चार्ज का हल्का सा आइडिया दिया। मतलब वो कैसा आइडिया दिया, उसने गलती से क्या किया, एम्बर को रब कर दिया वूल के साथ। तो एम्बर व्हेन रब्ड विद द वूल, वो एम्बर को जल्दी क्या होता है, एक अट्रैक्टिंग पावर मिल जाती है, जिसके कारण वो उसने क्या किया, स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ से आपको याद रखना कि जो पहला साइंटिस्ट था चार्ज की हिस्ट्री में जिसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल था, तो वो कौन सा था, ग्रीक साइंटिस्ट था जिसका नाम था क्या, थेल्स ऑफ मिलेटस। ठीक है, ये थोड़ा सा वीडियो क्लियर नहीं आ रही है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये पहला साइंटिस्ट कौन सा था, थेल्स ऑफ मिलेटस, दिस इज द साइंटिस्ट नंबर 1, ये हमारा आ गया। ठीक है, साइंटिस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हुआ, इस साइंटिस्ट के बाद क्या हुआ, जैसे ये तो हमारी बिफोर क्राइस्ट के BC की बात कर रहे हैं, बहुत पुरानी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी जो नेक्स्ट जो हमारा दूसरे नंबर पे जो हमारा साइंटिस्ट है, देखो जब उसके थेल्स ऑफ मिलेटस ने किया, वो उसने खाली क्या दी, ऑब्जर्वेशन दी। तो उसकी ऑब्जर्वेशन के बेस में हमने बेसिकली हमें हल्का सा आइडिया मिला, किसका, हमें आइडिया मिला चार्ज का। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास क्या आया, कुछ और लोग आए। ठीक है, फिर जल्दी क्या हुआ, फिर हमारे पास क्या हुआ, कुछ चाइनीज़ लोग आए, उन्होंने बेसिकली देखा कि जल्दी क्या किया, कुछ चार्ज के बारे में हल्का सा कंसेप्ट दिया चाइनीज़ लोगों ने, पहले ग्रीस के लोगों ने दिया, फिर चाइनीज़ के लोगों ने, चाइना के लोगों ने दिया। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट आया, ठीक है, उसका नाम था विलियम गिलबर्ट। ठीक है, क्या, विलियम गिलबर्ट। तो एक विलियम गिलबर्ट का साइंटिस्ट आया, उस साइंटिस्ट ने जल्दी क्या दिया, हमें फर्स्ट साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दी, किसकी, चार्ज की। तो उसने चार्ज की अपनी एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, जो फर्स्ट साइंटिफिक जो ऑन द बेसिस ऑफ द साइंस कंसेप्ट बताया, जो चार्ज का मेन कंसेप्ट वो बताया एक साइंटिस्ट ने, विलियम गिलबर्ट ने। तो उस विलियम गिलबर्ट ने क्या किया, अपनी एक बुक लिखी जिस बुक में उसने चार्ज के बारे में बताया, और उस बुक का नाम क्या था, डी मैग्नेटे। उस बुक का नाम क्या था, डी मैग्नेटे। और वो जो बुक थी डी मैग्नेटे, वो बेसिकली डी मैग्नेटे किसके ऊपर थी, मैग्नेट के ऊपर थी। तो उसने बेसिकली मैग्नेट के बारे में बताया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला साइंटिस्ट था जिसने चार्ज के बारे में हमने साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दी, वो था हमारा विलियम गिलबर्ट। तो उसने एक बुक लिखी जिसका बुक का नाम था डी मैग्नेटे। उस डी मैग्नेटे बुक में उसने बेसिकली क्या किया, हमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स के बारे में हमें बताया। तो सबसे पहले हमारे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स के बारे में हमें कौन से साइंटिस्ट ने बताया, उस साइंटिस्ट का नाम था विलियम गिलबर्ट। तो उसने एक बुक लिखी डी मैग्नेटे, उस डी मैग्नेटे बुक में उसने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स के बारे में बताया। फिर उसने ही वहाँ पे हमें बताया, उसने बेसिकली किया, उसने एक नाम इंट्रोड्यूस किया। तो बेसिकली जो विलियम गिलबर्ट था, उसने बेसिकली एक नाम को इंट्रोड्यूस किया मार्केट में, वो एक नाम इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था, वो नाम क्या था, इलेक्ट्रिका। ठीक है, तो उसने एक इलेक्ट्रिका वर्ड को एक्सप्लेन किया। तो उसने बोला कि जर्नी, उसने भी यही बोला कि उसने बोला कि जो सब्सटेंस है जस्ट लाइक एम्बर, वो तो जो ये एम्बर सब्सटेंस है, इस एम्बर सब्सटेंस को जब हम रब करते हैं कुछ सर्टन मटेरियल्स के साथ, जैसे सपोज करते हैं वूल के साथ रब करते हैं, तो उसने बोला कि जो ये एम्बर वर्ड है, जो एम्बर मटेरियल है, ये एम्बर मटेरियल में क्या आता है, एक अट्रैक्टिंग पावर आ जाती है, जिसके कारण क्या करता है, वो जो स्मॉल या लाइटर पीस वो सब्सटेंस हैं उनको ये अट्रैक्ट करना स्टार्ट करता है। ये बेसिकली किसने बताया आपको, इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया किसने, विलियम गिलबर्ट ने। ठीक है, और विलियम गिलबर्ट ने क्या दिया, एक वर्ड दिया इलेक्ट्रिका, जिस इलेक्ट्रिका वर्ड से ही हमें क्या पता चला, उसके इलेक्ट्रिका वर्ड से ही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सेट्रा के बारे में पता चला। ठीक है, तो जो पहली एक्सप्लेनेशन दी, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, वो हमें दी किसने, वो हमें दे दी विलियम गिलबर्ट ने। और विलियम गिलबर्ट ने एक और चीज़ बताई, उसने बताया कि जनरली जब भी कोई चीज़ अट्रैक्टिंग पावर किसी चीज़ में आती है तो वो चीज़ क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। उसने ये भी बताया कि जो चार्ज होते हैं, जो लाइक चार्जेस होते हैं, मींस जो हमारे चार्ज होंगे, जो भी हमारे चार्ज होंगे, जिनकी क्या होगी, नेचर क्या होगी, सेम होगी, मींस लाइक चार्जेस। तो उसने बोला जो सेम नेचर वाले जो चार्ज होंगे वो आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और जो उसने ये बताया कि जो डिफरेंट नेचर वाले चार्ज होंगे, मींस एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज, और डिफरेंट नेचर वाले चार्ज जो होंगे वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो विलियम गिलबर्ट ने दो चीज़ें बताई, पहली उसने साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन बताई हमारी चार्ज के बारे में, और दूसरा उसने बताया
कि जो हमारे जो चार्जेस जो सेम नेचर के चार्ज हैं, जिनकी नेचर सेम है, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो डिफरेंट नेचर वाले चार्ज हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये हमने बताया, किसने बताया आपको, ये आपको बताया विलियम गिलबर्ट ने। ठीक है, तो उसने विलियम गिलबर्ट ने कहा, यही कहा कि यहाँ से उसने एक्सप्लेन किया कि जो दो काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो होती हैं, दो टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं, वो प्रेजेंट होती हैं। जब भी जो बॉडी चार्ज होती है उसमें इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप की होती है। ठीक है, एक इलेक्ट्रिसिटी या दो टाइप के चार्ज होते हैं, यह उसने ये बताया। तो एक टाइप का जो चार्ज था उसको उसने नाम दिया रेजोनेंस चार्ज। ठीक है, और दूसरे को हमने नाम दिया उसने वेक्टर्स चार्ज। ठीक है, तो उसने बोला कि जो चार्ज है दो टाइप के होते हैं, एक होता है रेजोनेंस चार्ज और दूसरा होता है वेक्टर्स चार्ज। अब जो रेजोनेंस चार्ज कौन सा होता है, वेक्टर्स चार्ज कौन सा होता है, देखो जो रेजोनेंस चार्ज वो होगा